हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा शाओजैन था वो आशिन को बताता भी है कि वांग यीबो उसका डैड है, लेकिन आशिन नहीं मानती है क्योंकि आशिन ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि ईबो ने जैन को कैसे ब्लैकमेल किया था। इसीलिए वो बिल्कुल भी जैन की बातों पर भी यकीन नहीं करती है, जिससे ईबो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जैन को आशिन के बाथरूम में जाने के बाद उसके फेस को पकड़ता है, उसे रफली किस करता है और बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उसे ये कन्विंस नहीं किया कि मैं उसका डैड हूँ तो फिर जैन तुम याद रखना, मैं तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दूंगा अपनी बेबी के साथ। ये सुनने के बाद वी कुछ भी नहीं बोलता, वो आशिन को रेडी कराने के लिए चला जाता है वॉशरूम के अंदर। अब हम देखते हैं वांग हाइशुआन के घर को। सोंग जियांग किचन में था और वो डिनर को बना रहा था। तभी वहाँ पर सोंग जियांग की मॉम आती हैं और बोलती हैं जियांग बेटा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए? जियांग पीछे मुड़ता है, अपनी मॉम को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है आह नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि खाना भी बन चुका है, बस एग्स को बॉईल करना ही रह गया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर लूँगा। आप जाइए और डैड के साथ बैठिए और आराम करिए, ठीक है। सोंग जियांग की मॉम पाउट करती है और बोलती है तुम्हारे डैड तो न्यूज़ देख रहे हैं। ये देखने के बाद सोंग जियांग स्माइल करता है और वो बोलता है मॉम आप पाउट करते हुए बहुत ही क्यूट लगती हैं। फिर वो एग्स को बाउल में रखता है, उन्हें मतलब कोल्ड वाटर डालता है और लेकर आता है। सोंग जियांग की मॉम सोंग जियांग को देखती है और बोलती है आह मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो मैं प्रिटी हूँ, मैं अब यंग नहीं हूँ। सोंग जियांग बोलता है नहीं मॉम, आप पहले की तरह ही बहुत प्रिटी हैं और बहुत क्यूट लगती हैं आप पाउट बनाते हुए। फिर सोंग जियांग अपनी मॉम के दोनों चिक्स को पकड़ता है अपने हाथों से और फिर वो उनके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है मेरी मॉम ब्यूटीफुल और परफेक्ट है हमेशा की तरह। ये देखकर जो सोंग जियांग की मॉम थी वो स्माइल करती हैं और वो सोंग जियांग की हेयर्स को रफल करती हैं और बोलती हैं माई सन इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बोलकर वो स्माइल करती है। इसके बाद सोंग जियांग और सोंग जियांग की मॉम दोनों बाहर आते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर वांग हाइशुआन भी आता है और वो सोंग जियांग को देखता है। सोंग जियांग अब एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन चुका था और 3 साल पहले ही सोंग जियांग और वांग हाइशुआ ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। सोंग जियांग के मॉम और डैड भी उन दोनों के ही साथ रहते हैं। वांग हाइशुआन घर आता है और फिर वो सोंग जियांग के मॉम डैड को देखता है और फिर बोलता है गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग मॉम, और फिर उनके रिस्पेक्ट में उन्हें वो भी करता है। मिसेस सोंग जियांग जो थी वो देखती हैं और स्माइल करती हैं। सोंग जियांग के डैड बोलते हैं बेटा गुड इवनिंग, कैसे हो तुम, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? वांग हाइशुआन स्माइल करता है, उनके पास आता है और वो बोलता है कि हाँ मेरा दिन बहुत ही अच्छा था और मुझे साउथ कोरिया के सबसे बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनसे एक ऑफ़र भी आया है कि मैं उनके लिए एक ड्रेस को डिज़ाइन करूं। ये सुनने के बाद सोंग जियांग स्माइल करता है और बोलता है वाओ दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग हाइशुआन देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच। इसके बाद सोंग जियांग के डैड बोलते हैं बेटा जाओ तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो, जियांग ने खाना बना दिया है और हम सब फिर मिलकर डिनर कर लेते हैं। वांग हाइशुआन बोलता है ओके डैड। इसके बाद वो जाता है, तभी वो रुक जाता है। सोंग जियांग की वो सीक्रेटली इशारा करता है और उसे रूम में आने के लिए बोल देता है। इसके बाद जो सोंग जियांग था वो एक्सक्यूज़ करता है और वो भी जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर आता है वांग हाइशुआन उसे हग करता है और जल्दी से उसके लिप्स पर उसे किस करता है और बोलता है आई मिस यू सो मच माय बेबी। वांग हाइशुआन भी स्माइल करता है और वो बोलता है मी मिस यू टू माय लिटिल हस्बैंड। ये बोलकर वो स्माइल करता है। सोंग जियांग फिर देखकर वांग हाइशुआन को स्माइल करता है। वांग हाइशुआन दोबारा से सोंग जियांग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग हाइशुआन दोनों ही सोंग जियांग एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक से वांग हाइशुआन का फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग हाइशुआन किस को ब्रेक करता है और वो इरिटेटिंग फेस बनाता है। ये देखकर सोंग जियांग हंसता है और वो पाउट बनाता है। ये देखकर वांग हाइशुआन बोलता है आह ये कोई फन नहीं है, इस कॉल ने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। सोंग जियांग बोलता है एक काम करो फ़ोन को पिक करो। ये देखकर वांग हाइशुआन वो बनाता है और वो फ़ोन को पिक करता है और बालकनी में चला जाता है और बोलता है हेलो हेलो, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो सोंग जियांग दोबारा से बोलता है हेलो कोई है, बोलेगा भी हेलो। वांग हाइशुआन फ़ोन को काटने ही वाला था कि तभी दूसरी ओर से एक फ़ैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। फ़ोन की दूसरी साइड से एक पर्सन बोलता है हेलो हाइशुआन प्लीज़ कम बैक। जैसे ही वांग हाइशुआन ये वॉइस सुनता है तो वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है ब्रदर मैं वापस नहीं आऊँगा, समझ आए आपको? ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन को कट कर देता है और वो इरिटेट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा।
वांग हाइशवान जल्दी से वांग यीबो के उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और इरिटेट होकर अपने बालों को रफल करने लगता है। तभी सोंग जियांग आता है वहां पर और वो पीछे से वांग हाइशवान को हक करता है और बोलता है, बेबी क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया। वांग हाइशवान जब ये सुनता है तब वो सोंग जियांग की ओर पीछे टर्न होता है और बोलता है, ब्रदर। सोंग जियांग जब ये सुनता है तब बोलता है, हाइशवान क्या तुम उसे मिलना नहीं चाहते हो। वांग हाइशवान जब ये सुनता है तो बोलता है, सोंग जियांग मैं वो फिर वो इसके बाद कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप रूम के अंदर आता है, बेड पर बैठ जाता है और वो अपने टाई को ओपन करने लगता है। और फिर वो बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ था। मैंने कितनी बार मेरे ब्रदर से कहा कि उस माफिया के वर्ल्ड को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उनकी वजह से हम मुसीबत में थे, उनकी वजह से पुलिस हमारे पीछे थी। हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे और तुम्हारे मॉम डैड के साथ यहाँ कनाडा आया हूँ। मुझे मुझे नहीं पता, मैं इतनी सब मुसीबतें हैंडल नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता वो सब चीज़ें जो पहले हुई थी, मैं नहीं बोल सकता हूँ। सोंग जियांग वांग हाइशवान के पास आता है और बोलता है, हाइशवान क्या तुम अपने ब्रदर से प्यार नहीं करते हो। तुम जानते हो वो तुमसे तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। तुम बहुत स्पेशल हो उनके लिए। तुम भी तो अपने भाई से प्यार करते हो ना। और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा था, उसने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। वो हर महीने तुम्हें बात करता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है। कम से कम तुम उनसे बात तो कर सकते हो। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वांग हाइशवान को सोंग जियांग समझाने की कोशिश करता है और बोलता है, सोंग जियांग वो तुम्हारा भाई है, वो तुमसे प्यार करता है। उसके पास और ज़्यादा कुछ नहीं है खोने के लिए अब। और सोंग जियांग तुम जानते हो सिर्फ इसमें तुम्हारे भाई की गलती नहीं थी। तुम जानते हो शाओजैन ने क्या किया था। हम सब मुसीबत में थे ओनली शाओजैन की वजह से। तुम जानते हो कि क्या हुआ था, उसने क्या किया था, तुम अच्छे से जानते हो हाइशवान। हाइशवान ये सुनने के बाद अपना सिर हाँ में हिलाता है। सोंग जियांग बोलता है, इट्स ओके, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वांग हाइशवान सोंग जियांग को देखता है, वो उसे अपनी ओर खींचता है और वो उसकी वेस्ट के चारों अराउंड अपने हाथों को रैप करता है और अपना सर उसके लैप में रख लेता है। ये देखकर वांग हाइशवान बोलता है, सोंग जियांग मुझे मुझे नहीं पता कि मैं उससे बात करूं या ना करूं। वो 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 मेरी कभी भी कोई बात नहीं सुनते हैं। मुझे उनसे बात नहीं करनी है। सोंग जियांग बोलता है, हाइशवान अपना टाइम लो और फिर डिसाइड करो, ठीक है। तुम उनसे बात ज़रूर करना क्योंकि वो तुम्हारे ब्रदर हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सोंग जियांग बोलता है, हाँ। फिर वो सोंग जियांग के फोरहेड पर किस करता है। सोंग जियांग भी वांग हाइशवान के फोरहेड पर किस करता है। अब हम देखते हैं थाईलैंड का सीन। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा पेंट हाउस दिखाया जाता है। वांग ई फई वहाँ पर अपने हस्बैंड किंगशन के साथ बैठी हुई थी बीच साइड पर। जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर बैठी हुई थी। वो अपने सन ग्लासेस को रिमूव करती है, अपने हस्बैंड किंगशन को देखती है और बोलती, बेबी आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट स्नैक्स। और वो ये बोलकर अपने हस्बैंड किंगशन को हक कर लेती है और उसे कडल करती है। किंगशन स्माइल करता है ये देखकर और फिर बोलता है, बेबी इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी स्नैक्स लाने के लिए सर्वेंट को बोल देता हूँ, ठीक है। ये बोलकर फिर वो किंगशिन एक पर्सन को देखता है जो घुटनों के बल बैठा हुआ था लगभग आधे घंटे से अपना सर को नीचे किए हुए। वो पर्सन दिखने में बहुत ही थिन था और उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ही तो वो अच्छे से खाना खाता है और ना ही वो ठीक से सोता है, क्योंकि उसकी आइज के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। उसे देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। किंगशिन बोलता है, हे यू। फिर किंगशिन की आवाज़ सुनने के बाद जो वहाँ पर सर्वेंट था वो उठता है और फिर वो किंगशिन की ओर चलकर आना शुरू कर देता है। वो उनके पास आता है, उन्हें देखता है और बोलता है, मास्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। किंग शेन देखता है और फिर वो बोलता है, चैंग मेरी वाइफ हंगरी है, जाओ किचन में से इसके लिए स्नैक्स लेकर आओ। जो चैंग बोलता है, ओके सर। इसके बाद वो सीधा वहाँ से किचन की ओर चला जाता है। वांग ई फई और किंग शेन दोनों ही जो चैंग को जाते हुए देखते हैं और वो हंसते हैं। जो अभी पर्सन घुटनों के बल स्विमिंग पूल के साइड में बैठा हुआ था वो और कहीं नहीं जो चैंग था, जो अपनी नीज के बल बैठा हुआ था। आज से 4 साल पहले जो उस बार के अंदर हादसा हुआ था तभी से जो चेंग इन्हीं लोगों के पास है। जो चेंग यहाँ पर एक सर्वेंट है ओनली। जो चेंग 4 सालों से इन लोगों के मेंशन में काम कर रहा है एक सर्वेंट के रूप में। ये लोग उसे पेमेंट भी नहीं देते हैं उसके काम की। वांग ईफई ने जो चेंग पर एक फेवर करके रखा है कि वो उसे जीने दे रही है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जो चेंग यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो बस यहाँ पर लू एनजी, किंग शिन, वांग ईफई और हैपेंग को बस सर्व करने के लिए यहाँ पर है।
जो चेंग किचन में आने के बाद वहाँ से वो स्नैक्स को लेता है, उन्हें प्लेट में रखता है और फिर वो किचन से बाहर आता है। फिर वो वापस से वांग यीफई के पास जाता है और उन्हें वो प्लेट को दे देता है। वांग यीफई प्लेट को देती है और फिर वो जो चेंग को देखती है और बोलती है, अब ठीक है, जाओ वापस अपनी उसी पोजीशन में जाकर बैठ जाओ। जो चेंग अपना सर नीचे करता है, वापस वो वहीं पर जाता है जहाँ पहला बैठा हुआ था, वहीं जाकर अपने सर को नीचे करता है और फिर से घुटनों के बल जाकर बैठ जाता है। जो चेंग अपने मन में सोचता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी ही गलती की वजह से आज मेरी ये हालत है। मैं क्या करूँ अब? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं पास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ कि मैंने कैसे हैपिंग पर यकीन कर लिया। मुझे मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है। आई एम सॉरी ज़ैन। ये बोलकर वो रोने लगता है, उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता, तभी अचानक से उसकी बैक पर उसे एक किक फ़ील होता है। जो चेंग पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसके फेस पर कोई उसे पंच मारता है। ये देखकर जो चेंग पूरी तरह से डर जाता है। तभी हैपेंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में देखने की? तुम बस एक सर्वेंट हो। ये जैसे ही जो चेंग सुनता है तो वो डरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हैपेंग बोलता है, तुम्हारी माफ़ी कोई मैटर नहीं करती है। चुपचाप यहाँ से उठो और आकर मेरी मसाज करो। समझ में आया तुम्हें? ये सुनने के बाद जो चेंग बोलता है, हाँ, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो ग्राउंड से उठ जाता है और अपने फेस को नीचे करते हुए ही जो चेंग फिर वहाँ से लिविंग रूम के अंदर चलना शुरू कर देता है। जो चेंग भी उनके पीछे पीछे आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इरिटेटिंग फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी न जाने वो क्या कर देगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वो लिविंग रूम में आते हैं दोनों, तो वहाँ पर लू एंड जेई ऑब्वियसली पहले से ही बैठी हुई थी। जब वो देखती है जो हैपिंग को, तो बोलते, ओह हनी, यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आकर बैठो। वांग हैपिंग स्माइल करता है और वो लू एंड जेई के पास जाकर बैठ जाता है। जो चेंग वहाँ पर आता है और वो भी फ्लोर पर बैठ जाता है। हैपेंग अपने पैर को जो चेंग के शोल्डर्स पर रख देता है। जो चेंग अपने सर को नीचे करता है और वो हैपेंग के पैरों पर मसाज करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कार्मेली मैंशन का सीन। जैन अपना पूरा टाइम आशियन के साथ रूम में ही बिता देता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था रूम से बाहर जाने की। आशियन बिल्कुल भी रेडी नहीं थी जैन को छोड़ने के लिए। जो यूबिन था वो भी जैन का ख्याल रखता है पूरे टाइम। इवनिंग को आशियन सो जाती है। जैन जो है वो आशियन को ब्लैंकेट से कवर करता है और यूबिन को देखता है। यूबिन जैन को देखता है और वो जैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जैन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये देखकर जैन डर जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ जो है वो अपनी बैक के पीछे कर लेता है और बोलता है, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। यूबिन दोबारा से जैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये तुम्हारे हाथ पर ये रेड निशान कैसे हैं जैन? जैन डर जाता है और वो अपना हाथ यूबिन से छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन यूबिन जो है वो जैन का हाथ और भी टाइट पकड़ लेता है और उसके स्लीव्स को ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो जैन की शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करता है, वो देख कर शॉक रह जाता है। वो शॉकिंगली जैन को देखता है। यूबिन की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिख रही थी। यूबिन बोलता है, शाओजैन ये सब क्या है? ये ने तुम्हें मारा है? उसने तुम्हें टॉर्चर किया है जैन? कितनी बुरी तरह से? जैन बोलता है, नहीं नहीं यूबिन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो तुम मत करो चिंता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर जैन यूबिन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। यूबिन बोलता है, जैन ये नॉर्मल नहीं है, ईबो ने तुम्हें मारा है। तुम्हारी बॉडी पर निशान साफ साफ दिख रहे हैं जैन। कोई भी तुम्हें देखकर ये बता सकता है कि तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है जैन। वो कैसे कर सकता है ऐसा? तुम इस तरह की टॉर्चर डिजर्व नहीं करते हो जैन। आने दो यीबो को आज घर पर। मैं उसे आज सारा सच बता दूंगा मैं उसे। वो ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। जैन जब भी सुनता है तो बोलता है, नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो यूबिन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूबिन बोलता है, लेकिन क्यों नहीं जैन, यही सही टाइम है ईबो को सब सच बताने का। जैन बोलता है, नहीं, तो तुम उसे कुछ नहीं बता सकती। अगर तुमने उसे सब सच बता दिया ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो एक सेकंड भी नहीं सोचेगा ये सब चीज़ें करने के बारे में। वो एक सेकंड के अंदर प्लान बना लेगा और वो वांग यीफई को मार डालेगा। वो मार डालेगा उसे। और अगर वांग यीफई को ये सब पता चल गया सच के बारे में, कि ईबो को ये सब पता चल गया है, तो वांग यीफई टॉर्चर करेगी और यही मैं नहीं सह सकता हूँ। मैं नहीं सह सकता हूँ बिल्कुल। मैं जोचेंग को नहीं खो सकता हूँ यूबिन, मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। तुम जानते हो वो उसके लिए मैंने इतना सब किया है, मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। जोचेंग परेशान होते हुए जैन सोफे पर बैठ जाता है, आई मीन बेड पर बैठ जाता है।
और वो रोने लगता है। यूबिन जब जैन को ऐसे देखता है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और वो उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और वो जल्दी से उसे हग कर लेता है। फिर वो जैन का फेस अपनी ओर करता है और बोलता है, जैन तुम समझने की कोशिश करो, यही सही वक्त है। हमें ईवो को सब सच बताना होगा। अगर हमने उसे सच नहीं बताया तो वो तुम्हें और भी टॉर्चर करेगा जैन। और और उस पर गुस्से की प्रॉब्लम है इस वक्त। वो कब तुम्हें किस टाइम मारना शुरू कर देगा हम नहीं जानते हैं जैन। तुम्हें भी नहीं पता है। वो बिल्कुल पागल हो गया इन दिनों के अंदर। तुम नहीं जानते हो जैन उसे। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैन बोलता है, यूबिन नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ जोचेंग को लेकर। मैं टॉर्चर सहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं ईबो को बताकर जोचेंग की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। यूबिन बोलता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो जैन। ईबो तुम्हें न मारे इसकी मैं कोशिश करूंगा जैन, और तुम्हें भी मैं कंफर्टेबल फील करवाऊंगा। जैन कुछ भी नहीं बोलता है। यूबिन फिर बोलता है, जैन मुझे मुझे बताओ उसने तुम्हें किस चीज़ से मारा था। ये निशान नॉर्मल नहीं है। वो बिल्कुल बीस्ट है। जैन यूबिन को देखता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यूबिन बोलता है, जैन प्लीज़ बताओ मुझे उसने किस चीज़ का यूज़ किया था तुम्हें मारने में। जैन को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे उसे हर्ट हो रहा था। जैन यूबिन को देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर जाती है। जैन जल्दी से यूबिन को हग कर लेता है और रोने लगता है। जैन अपनी क्रैकिंग वॉइस के अंदर बोलता है, उसने उसने बेल्ट का यूज़ किया था। जैसे ही यूबिन ये सुनता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है जैन के लिए। यूबिन जैन की पीठ को सहलाने लगता है और उसके बालों को भी रफल करने लगता है। जैन को वो कंफर्टेबल फील करवाता है। जैन साइलेंटली रो रहा था। उसे हर्ट हो रहा था। वो कैसे एक्सप्लेन करे वो नहीं जानता। उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। थोड़ी देर के बाद यूबिन और जैन बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जैन हक को ब्रेक करता है, यूबिन को देखता है। यूबिन बोलता है, जैन तुम ठीक हो। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद फिर जैन बोलता है, यूबिन अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकता है। यूबिन बोलता है, हाँ ठीक है, अगर ये वो तुम्हें दोबारा हर्ट करे तो तुम मुझे बता सकते हो। जैन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो अपना सिर नीचे करता है और हाँ बोलता है। यूबिन बोलता है, अगर दोबारा उसने तुम्हें हर्ट किया तो फिर मैं उसे अपने तरीके से बात करूँगा। जैन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद यूबिन डोर के पास जाता है, डोर ओपन करता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। जैन फिर देखता है आर्शन को, वो उसे हग करता है। उसे कडल कर कर जैन फिर सो जाता है। अब हम देखते हैं रात के 12 बजे का सीन। 12 बज चुके थे। ईबो अपने ऑफिस का सारा वर्क खत्म करके वो वापस वांग ईबो के अपने मेंशन में वापस आ जाता है। ईबो मेंशन में आता है, फिर वो सीधे अपने रूम के अंदर चला जाता है। ईबो रूम के अंदर आता है, डोर को बंद करता है और देखता है आर्शन और जैन दोनों सो चुके हैं। ईबो फिर अपना बैग रखता है चेयर पर। फिर वो जाता है वॉशरूम में, शावर लेकर बाहर आता है। फिर वो बेड के पास आता है और वो भी बेड पर आ जाता है। ईबो फिर आर्शन को देखता है, उसे एडमायर करता है। फिर वो उसके फोरहेड पर उसे किस करता है। फिर वो उसे देखता है और फिर बोलता है, माई डॉटर। फिर वो जैन को देखता है जो कि अपने माउथ को ओपन कर कर सो रहा था। ये देखकर ईबो फिर अपना हाथ जैन की चिन पर रखता है और फिर वो अपनी फिंगर से जैन के माउथ को बंद करता है और स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, जैन तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोते हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो आर्शन के फोरहेड पर जो बाल आ रहे थे उन्हें साइड करता है और स्माइल करते हुए आर्शन को ही देखता रहता है। फिर ईबो आर्शन को जैन से दूर करता है और फिर वो उन दोनों के बीच में आकर लेट जाता है। ईबो आर्शन के हेयर को स्टॉक करता है, यानी कि उसके बालों को सहलाता है। उसे देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है, आर्शन तुम बहुत क्यूट हो, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तुम्हें डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माय लिटिल प्रिंसेस। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो माय बेबी गर्ल। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से ईबो को फील होता है कि जैन अपने हाथों पैरों को ईबो पर रख दिया है। जैन ईबो को मतलब पकड़ लेता है उससे अपने पैरों और हाथों से। ईबो जब ये देखता है तब वो जैन को देखता है और फिर वो उसके हाथों और पैरों को अपने आप से हटा देता है दूर। फिर ईबो जैन की ओर मुड़ता है और वो जैन के क्लोज आ जाता है। फिर ईबो अपने हाथों को जैन के लिप्स पर लेकर जाता है और उसके लिप्स को वो टच करने लगता है। जैन नींद में ही आवाज़ निकालता है। ईबो फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सडनली जैन के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। जैन को इससे इरिटेशन फील होती है और वो अपने फेस को साइड कर लेता है। ईबो जब ये देखता है तब वो अपने एक हाथ से जैन के फेस को पकड़ता है और फिर उसके लिप्स पर उसे दोबारा से किस करना शुरू कर देता है। ईबो फिर अपना एक हाथ धीरे धीरे करके जैन के लोअर पार्ट की ओर लेकर जाता है। वो उसके ट्राउज़र में अपना हाथ डालता है और वो उसके लोअर एरिया को टच करने लगता है। जैन नींद के अंदर ही माइंड करता है और वो थोड़ा सा मतलब मूव करने की ट्राई करता है, लेकिन ईबो बिल्कुल भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देता।
ईबो जो है वो अपनी फिंगर्स को जैन के लोअर एरिया पर उसे टच कराता है और उसे वहाँ पर रब करने लगता है। जैन नींद के अंदर ही मॉर्निंग कर रहा था। जैन धीरे धीरे करके एक्साइटेड हो जाता है। ईबो ये देखकर और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो अपनी आइज़ को बंद करता है और वो जैन को और भी वाइल्डली और रफली किस करने लगता है। जैन को जब सफोकेशन फील होती है तब जैन अपने आप को मूव करने लगता है, लेकिन ईबो उसे टाइटली पकड़ लेता है और वो उसे बिल्कुल भी मूव नहीं होने देता और उसे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करता है। तभी अचानक से ईबो अपनी फिंगर को जैन के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही जैन ये फील करता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। जैन जो अपने सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। जैन ब्लैंकली ईबो को देख रहा था और फिर वो अपने मन में सोचता है ये सपना है या रियलिटी है। ईबो सच में ये सब कर रहा है। जैन फिर अपने मन में सोचता है और वो सीलिंग को देखने लगता है। ईबो फिर क्रिस को ब्रेक करता है और वो जैन को देखता है जो कि पहले ही उठ चुका था। ईबो कोल्ड फेस के साथ जैन को देखता है, लेकिन जैन ईबो को नहीं देख रहा था। ये देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जैन चुपचाप सीलिंग को ही देख रहा था। जैन को बहुत ही शेम फील हो रहा था, उसे बहुत ही शाइनेस फील हो रही थी, जिस वजह से जैन के ईयर्स पूरे रेड हो चुके थे और उसके चीक्स भी। जैन के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ईबो को देख सके। ईबो इससे इरिटेट हो जाता है और वो अपनी सेकंड फिंगर को भी जैन के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही जैन को ये फील होता है, जैन अपने माउथ को ओपन करता है चिल्लाने के लिए, लेकिन फिर वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। वो बिल्कुल भी अपने माउथ से कोई भी आवाज़ नहीं निकालता। ईबो जानबूझकर जैन के लोअर एरिया के अंदर अपने फिंगर्स को मूव करवाता है, जिस वजह से जैन को बहुत ही अजीब फील होता है। जैन धीरे से विस्पर करते हुए बोलता है, ईबो ईबो प्लीज़ मत करो। लेकिन ईबो जैन के पास आता है, उसके ईयर के पास, और फिर बोलता है, जैन मेरा तुम पर पूरा हक है और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ये बोलकर ईबो जैन को देखता है। जैन अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें टॉर्चर सह नहीं पा रहा था। ईबो जैन को देख रहा था। जैन बोलता है, ईबो मुझे मुझे अभी भी पेन हो रहा है। लेकिन ईबो कोल्ड फेस के साथ जैन को देखता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है और उसे बाइटिंग करने लगता है उसके लिप्स पर। तभी अचानक से आशियन उठती है और वो रोना शुरू कर देती है और बोलती है, मम्मा। आशियन थोड़ी देर पहले ही उठी थी। आशियन जब अब फील करती है कि जैन उसके पास नहीं है, तब वो उठ जाती है और वो इधर उधर देखती है। तभी आशियन की नज़रें जाती हैं जैन और ईबो पर। ईबो जो था वो जैन को उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। जैसे ही आशियन ये देखती है तब वो रोना शुरू कर देती है। ईबो और जैन दोनों ही जब आशियन की आवाज़ सुनते हैं तब वो दोनों आशियन को देखते हैं। ईबो और जैन दोनों ही डर जाते हैं। ईबो जल्दी से अपना हाथ जैन की ट्राउज़र से बाहर निकालता है और वो किस को भी ब्रेक कर देता है। ईबो और जैन दोनों ही आशियन को देख रहे थे। आशियन रोते हुए जल्दी से जैन के पास आती है और वो उसे हग कर लेती है और बोलती है, मम्मा मम्मा इन बैड अंकल ने आपको आपको बाइट किया। ये आपको खा रहे थे। ये आपको कच्चा खाना चाहते हैं। ये बीस्ट है। ये बहुत बुरे हैं। मम्मा मम्मा जल्दी से मुझे छुपा लो। ये मुझे खा जाएंगे। मम्मा मुझे हाइड कर लो। जैन आशियन को देखता है और वो उसे अच्छी तरह से रैप कर लेता है। जैन और ईबो एक दूसरे को देख जैन फिर अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो आशियन के बैग को सहलाने लगता है। ईबो अपना एक हाथ आशियन के बैग पर रखता है और बोलता है, आशियन बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने देखा। वो सच नहीं है बेबी। मैं जैन को ईट नहीं कर रहा था। आशियन बोलती, नहीं बैड अंकल दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। हम मुझे मुझे मत खाइए। ये बोलकर वो जैन को हग कर लेती है। जैन बोलता है, आशियन बेबी ऐसा नहीं है। वो मुझे नहीं खा रहे थे। आशियन बेबी देखो मेरी बात को सुनो। ये बोलकर जैन आशियन को कंसोल करने लगता है। जैन बोलता, आशियन बेबी ऐसा नहीं है। वो मॉन्स्टर नहीं है। वो मुझे नहीं खा रहे थे। आशियन बोलती, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर वो आपके लिप्स को बाइट क्यों कर रहे थे मम्मा। जैसे ही जैन ये सुनता है तो बोलता, आशियन बेबी देखो वो बात ये है कि एक्चुअली ये जैन बोलता ही है कि वो रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि हाँ वो क्या बोले, क्या बताए वो आशियन को। जैन ईबो को देखता है। ईबो बहुत ही मतलब अविकवार्ड सा हो जाता है और वो उठ जाता है। वो जल्दी से उठता है बेड से और वो सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। ईबो के ईयर्स पूरे रेड हो गए थे। अपनी लाइफ के अंदर उसने कभी ऐसी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं की थी। आज सच में उसे अपने डॉटर के सामने ऐसे बहुत ही मतलब बहुत ही शर्म आ रही थी। उसे ऐसी ह्यूमिलेशन कभी फील नहीं होती। अपनी बेटी के सामने ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। बहुत ही ह्यूमिलेट हो गया था ईबो इस वक्त।
ईबो वॉश बेसिन के सामने खड़ा हुआ था और फिर वो अपने फेस को ऊपर करता है और वो अपने आप को मिरर में देखता है। ईबो मिरर में देखता है और वो बोलता है मुझे हेजिटेशन फील नहीं करना चाहिए। ईबो कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। अब हम रूम को देखते हैं। आशियन जो था वो डरी हुई आंखों से वॉशरूम के डोर को ही देख रही थी। आशियन बोलती है मम्मा बैड अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपके लिप्स को बाइट किया। आशियन ये बोलती है क्योंकि वो जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जैन बोलता है आशियन बेबी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी मत बोलना, वो तुम्हारे डैड हैं बेटा, वो तुम्हारे फादर हैं, उन्हें कभी ऐसा मत बोलना, ठीक है? ये बिल्कुल बैड मैनर्स हैं, ओके? तुम नहीं बोलोगे ना दोबारा ऐसा। आशियन जब ये सुनती है तब वो कंफ्यूजन लुक के साथ जैन को देखती है और बोलती है मम्मा, लेकिन तभी जैन आशियन के माउथ पर अपना हाथ रखता है और बोलता है आशियन मैं तुम्हें कल आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है, अगर तुमने मेरी बातों को सुना तो। जैन बोलता है आशियन बेबी तुम डैड, फादर या फिर पॉप्स या फिर ऐसे किसी भी नाम से बुलाओगी, लेकिन तुम उन्हें अंकल या फिर बैड अंकल इन सब चीज़ों से नहीं बुलाओगी, ठीक है? इन सब नामों से नहीं बुलाओगी, ओके? अगर तुमने उन्हें अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट किया तो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज या फिर कुछ भी ये सब तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन तुम उन्हें अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट करोगी, ठीक है? आशियन जैन को देखती है और वो कुछ देर साइलेंट रहती है, फिर वो अपने सिर को हमें हिला देती है। फिर कुछ देर के बाद जो है वो आशियन सो जाती है। जैन के आर्म्स के अंदर ही जैन आशियन को देखता है जो कि सो चुकी थी। फिर जैन एक रिलीफ महसूस करता है। जैन फिर आशियन को बेड पर लेटाता है और फिर अपने आप को और आशियन को ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो उसे कडल करके सो जाता है। 5 मिनट के बाद ईबो भी रूम से बाहर आता है। फिर वो बेड के पास आता है और वो भी लेट जाता है। फिर वो जैन और आशियन को देखता है जो कि सो चुके थे। फिर ईबो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। ईबो बहुत ही जल्दी उठ जाता है और वो उठकर जल्दी से अपनी बेबी आशियन को देखता है। फिर वो उसके बालों को सहलाता है और फिर बेड पर वो उठकर बैठ जाता है। फिर वो रियलाइज़ करता है कि आखिरकार कल रात को हुआ क्या था। ईबो ये सोचता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर वो जल्दी से उठता है वहाँ से और वो जल्दी से शावर लेकर रेडी होता है। फिर वो रेडी होने के बाद वो आशियन को देखता है। वो बिल्कुल भी आशियन को फेस नहीं कर सकता था। इस वक्त वो जल्दी से फिर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। आशियन जो थी वो जैन के साथ उसके रूम में ही थी।